तो आइए आगे का एजेंडा शुरू करते हैं और अभी की सबसे बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आज बाकी 35 सीटों पर कोर कमेटी मंथन करने वाली है। हरियाणा में 2 खिलाड़ियों को टिकट दे सकती है बीजेपी, ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा पर आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। आज बाकी के 35 सीटों पर कोर कमेटी मंथन करने वाली है और खबर यह कि 2 खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और बाकी की जो सीटें बचती है उसको लेकर मंथन का दौर जारी है। और जो नाम सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से हम बताएंगे, कौन कौन से नाम किस क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। तो 90 में से 55 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार तय हो गए हैं और एक प्रमुख बात इसमें जो नजर आ रही है कि 2 खिलाड़ियों को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव पर अभी की ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई है। उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। 90 में से 55 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। बाकी के जो बचते हैं 35 उम्मीदवार, उन पर भी बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक की जानकारी मिल रही है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी नीरज पांडे के पास। नीरज, कौन कौन से प्रमुख नाम इस लिस्ट में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, कई नाम हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर आप देखें तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से आरती राव का नाम है, गौरव गौतम जो कि पलवल से नाम है। इसके अलावा आप देखें तो मूलचंद शर्मा जो मंत्री रहे हैं उनका नाम है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इम्पोर्टेंट नाम हैं और ऐसे करीब 55 नाम हैं जो कल तय कर दिए गए हैं। अभी 35 नाम बाकी हैं जिन पर अभी फिर से एक बार सीसी के से अलग भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है कि वो कोर कमेटी के साथ बैठकर उसको डिसाइड करें। तो शायद अब सीसी इस बैठक के बाद अब कोई दूसरी सीसी ना हो, बल्कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही कोर कमेटी की बैठक हो और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जा सकेगा कि किस सीट से किसको देना है। तो 35 सीटों को लेकर आज फिर से एक बैठक हो सकती है और उसी में ये मंथन होगा और कल आज के बाद किसी भी दिन पहली सूची जारी की जा सकती है। 90 के 90 सीटों पर ऑलरेडी कल प्रस्ताव रखा गया था, बातें रखी गई थी। बहुत सारे में कुछ में थोड़ी से ऑब्जेक्शन थे, कुछ में अभी काम और करने के लिए बोला गया। तो इसीलिए आज एक कोर कमेटी की बैठक हुई। जहाँ तक आपने बात कही कि 2 खिलाड़ियों की, बिल्कुल मेरी जानकारी के अनुसार हरियाणा चूँकि खेल और खिलाड़ी से बहुत गहरा नाता है हरियाणा का और भारतीय जनता पार्टी भी खिलाड़ियों के और यूथ के सेंटीमेंट को समझती है, इसलिए माना जा रहा है कि 2 खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनको भी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने 2 खिलाड़ियों को टिकट दिया था। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त दोनों ऐसे प्लेयर थे, जो रेसलर थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। ये अलग बात है कि दोनों चुनाव हार गए थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी संभवतः बहुत थोड़े वोटों से हारी। बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त दोनों के नामों पर विचार कर सकती है। फिलहाल उस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। नजर बनाकर रखिए नीरज इस खबर पर। अब बात हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच ईडी की एंट्री की कर लेते हैं। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि जमीन सौदे में घोटाले के आरोपों की जांच में सीबीआई के बाद ईडी की जांच शुरू हो गई है। यानी कि अब प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर रहा है और 2 कंपनियों की 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। इल्जाम यह कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमीन दिलाने में इन कंपनियों की मदद की थी। आरोप यह भी लगा है कि हुड्डा ने कंपनियों को मदद करने के लिए लैंड यूज तक बदल दिया था। तो हरियाणा के चुनाव में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई है। जमीन सौदे में सीबीआई के बाद अब ईडी एक्शन में। एमआरएमजीएफ की 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क, हुड्डा पर इन कंपनियों को मदद पहुंचाने का आरोप है। बहुत गंभीर आरोप यह लगा कि हुड्डा ने कंपनियों को मदद देने के लिए लैंड यूज ही बदल दिया। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए और किस तरीके से हुड्डा की मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, चुनावी माहौल गर्म है हरियाणा में और इस बीच में जो ईडी की खबर आई है उसमें कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है पूर्व सीएम, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये मामला सबसे पहले सीबीआई ने दर्ज किया था और 2019 में, और उसके बाद सीबीआई ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो और एफआईआर के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोपी बनाया था। इसके अलावा जो डीटीसीपी के निदेशक थे त्रिलोकचंद गुप्ता, उनको भी आरोपी बनाया था। इसके अलावा 14 कंपनियों के इसके अंदर नाम शामिल थे। इसके बाद इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो थी अब ईडी ने शुरू किया। ईडी ने कल 834 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है, जो कि सेक्टर 66, सेक्टर 65, सेक्टर 53 जो गुरुग्राम में मौजूद है, वहां पर ईडी ने प्रॉपर्टी को अटैच किया है और 834 करोड़ रुपए की ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। जो आरोप ये लग रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो डीटीसीपी के निदेशक थे, उन्होंने लोगों से जो ज़मीन थी वो कम दामों पर हथियाई और उसके बाद जो कंपनीज थी, 14 कंपनीज थी, उनको ये ज़मीनें जो हैं वो कम दामों पर दे दी गई। तो इसके बाद मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। सीबीआई ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी। अब ये देखना होगा कि अब जिस तरीके से ईडी इस मामले में अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी ने अब जिस तरीके से प्रॉपर्टी अटैच की है, तो क्या ईडी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो डीटीसीपी के उस वक्त के निदेशक थे उनको क्या पूछताछ के लिए बुलाती है। जी, अब अगली खबर ये, प्रधानमंत्री मोदी दरअसल आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र को आज 76,200 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जहां पर दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला भी वो रखेंगे। 2029 तक का लक्ष्य जब बनकर ये तैयार हो जाएगा बंदरगाह का पहला चरण, प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखने वाले हैं, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री। आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। आपको पता है कि महाराष्ट्र में अब सियासी हलचल भी बहुत तेज है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर वहां विधानसभा के चुनाव होंगे और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना, इन विकास परियोजनाओं की सौगात देना, जाहिर तौर पर इसके तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री। 76,200 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं वो, जिसमें दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसके अलावा मुंबई में फिनटेक फेस्टिवल में शामिल होंगे। तो ये एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा और इस दौरान जो उनका संबोधन होगा, क्या कुछ खास वो कहने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा है और बड़ी बात यह है कि 76,200 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। तो क्या क्या परियोजनाएं होंगी, किन बातों का उल्लेख होगा प्रधानमंत्री के संबोधन में, उस पर हमारी नजर रहने वाली है। आपको बता दें कि दहानू में वधावन पोर्ट की आधारशिला भी वो रखेंगे। पूरा प्रधानमंत्री मोदी का आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल, हम पालघर में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एक बड़े जो भविष्य में बंदरगाह बनकर तैयार होगा उसकी आधारशिला रखेंगे। पालघर में वाधवन नाम की जगह है जहां पर ये पोर्ट बनने जा रहा है और जहां पर कार्यक्रम स्थल है वहां से हम थोड़ी दूरी पर है, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस के खास इंतजाम है। मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। दरअसल जो ये वाधवन पोर्ट बन रहा है, आपको दिखा दूं सबसे पहले किस प्रकार की तैयारी और हलचल है। लगातार गाड़ियों की आवाजाही है और पुलिस सभी गाड़ियों पर निगरानी रखे हुए है और भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। इसकी वजह है दरअसल कई जो स्थानीय ग्रुप हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में कहा है, क्योंकि उनकी नाराजगी है कि जिस जगह पर बंदरगाह बन रहा है इससे मछुआरों का रोजगार छिन जाएगा। एक ये विषय है और दूसरा विषय ये है कि सिंधुदुर्ग में जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई, उसको लेकर कांग्रेस या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी काफी आक्रामक है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की आवाजाही रोकी हुई है। जिनके पास उचित पास बने हुए हैं, पहचान पत्र है, जिन्हें इजाजत मिली हुई है, निमंत्रण पत्र है, उन्हें ही कार्यक्रम स्थल तक छोड़ा जा रहा है। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यक्रम है। एक मुंबई में एक जियो सेंटर में एक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले और डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए वहां पर संबोधन करेंगे। वहां पे सेबी के चेयरपर्सन से लेकर आरबीआई के प्रमुख भी वहां पर मौजूद होंगे। और जो दूसरा कार्यक्रम है वो पालघर में है, मुंबई से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पालघर में पहुंचेंगे और पालघर में जो वाधवन पोर्ट की आधारशिला रखेंगे। 76,000 करोड़ का ये पोर्ट बनने जा रहा है। लगभग इसका जो पहला चरण है ये 2029-30 तक पूरा बन जाएगा, ऐसा अनुमान है। और
2039 तक ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया के जितने सी पोर्ट्स हैं उसमें से एक भव्य और सबसे बड़े आधुनिक सी पोर्ट्स में से एक जाना जाएगा, जिसमें आधुनिक मशीनरी होगी और बड़े बिल्कुल। तो एक बड़ी विकास परियोजना है मृत्युंजय। प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे को लेकर सुरक्षा भी दरअसल बहुत सख्त है। आज मुंबई में कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के पुलिस पहुंची। कांग्रेस ने मोदी के दौरे पर आंदोलन की बात कही थी। आपको यह भी बता दें कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में माफी की मांग की जा रही है। आज बीकेसी और पालघर में है मोदी का कार्यक्रम। मुंबई में कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर भी पुलिस पहुंची है। और जिस तरीके की राजनीति मृत्युंजय देखने को मिल रही है शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद, क्या यही एक बड़ी वजह है कि इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस पहुंच गई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, 8 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उस मूर्ति का अनावरण किया था और 8 महीने में ही ये मूर्ति गिर गई। तो ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत भावनिक बात है, बहुत भावना से जुड़ी हुई बात है और इस मुद्दे को विपक्ष बहुत अच्छे से भुनाना चाहती है। 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, तो एक बड़ा मुद्दा बैठे बैठे विपक्ष को मिला है और इस पर सरकार कई बार माफी मांग चुकी है, सीएम माफी मांग चुके हैं, डीसीएम माफी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है। और आज जब प्रधानमंत्री खुद मुंबई में आ रहे हैं, पालघर में आ रहे हैं, तो ऐसे पर एमवीए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में रात को बैनर लगाए गए थे कि मोदी माफी मांगा, यानी मोदी माफी मांगिए, और छत्रपति शिवाजी की टूटी हुई मूर्ति भी लगाई गई थी तस्वीरों में, पर उस बैनर को रातों रात पुलिस ने हटा दिया है। अब जब कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता घरों से बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो जो बड़े नेता हैं उनके घरों के बाहर पुलिस के इंतजाम है और पुलिस उनको घरों में ही रोकना चाहती है ताकि किसी प्रकार से जो आज पीएम मोदी का कार्यक्रम है उसमें कोई बाधा न पड़े। ठीक है मृत्युंजय, आज आप नजर बनाकर रखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो ये कार्यक्रम होने वाला है, कुछ जैसे ही अपडेट आपके पास होगा दर्शकों तक आगे वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। आगे का एजेंडा में अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर ये, महायुति सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने एनसीपी पर ही सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री तानाजी सावंत ने एनसीपी पर बड़ा हमला किया। तानाजी सावंत ने कहा कि उनकी एनसीपी के साथ मेरी कभी नहीं बनी, एनसीपी के साथ बैठने पर उल्टी आ जाती है। कैबिनेट में साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आने पर उल्टी आ जाती है। मैं पक्का शिव सैनिक हूं, तानाजी सावंत ने यह बात कही है। कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही, शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव डायग्नोसिस होत नाही, जसं ॲलर्जी म्हणतोय गोळी खाली उलट्याला चालवतात ती अवस्था आहे, कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। और अभी की एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां नाबालिग से दरिंदगी पर एक मेडिकल रिपोर्ट में इसकी तस्दीक कर दी गई है। पुलिस गिरफ्त में रेप का आरोपी फैजान, कबाड़ की दुकान चलाता था यह आरोपी। गुस्साए लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की है। आगजनी की घटना भी सामने आई है और प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तो अभी की ये बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। एक बार फिर से हम आपको बता दें, यहां पर एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई। इस मामले का आरोपी फैजान कबाड़ की दुकान चलाता था। लोगों में बहुत ज्यादा इस घटना से गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे संवाददाता शक्ति इस वक्त गाजियाबाद से फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए अखिलेश, इस समय मैं मौके पे ही हूँ। अगर मौके की बात की जाए तो काफी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है। इस समय जो लड़की के घर के आसपास के जो लोग हैं उनमें काफी गुस्सा है और वे लोग सभी लोग बिल्कुल इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर इस कबाड़ी की जो दुकान थी इसके पहले से ही इस तरह की गतिविधियां रहते थे कि यहाँ पर हमने कई बार इन लोगों को मना किया था। तो गुस्साए लोगों ने जो तस्वीरें चल रही हैं इस समय, अगर उसके बारे में बात की जाए तो गुस्साए लोगों ने इस जो फैजान है गिरफ्तारी हुई, इसमें 2 जो दुकानें थी वहां पर इसके तोड़फोड़ की गई, आगजनी की थी, जिसके बाद लोगों का काफी गुस्सा और फूटा। पुलिस चौकी सामने जगह बैठ गए। जब वहां पर 2-3 घंटे तक वहां पर जाम लगा रहा तो पुलिस अधिकारी हालांकि समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो वहां पर लाठीचार्ज भी किया।
फिलहाल अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, जो परिवार है, वह काफी गुस्से में है, लेकिन नाबालिग किशोरी के साथ पूरा जो मामला घटित हुआ है वो नाबालिग थी और इस बात को लेकर एक बात बताइए कि क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मसला बताया जा रहा है, उस तरीके की स्थिति है, या सांप्रदायिक तनाव की खबर है? ठीक है, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, सांप्रदायिक तनाव की यहाँ पर अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक तरफ हिंदू पक्ष रहता हो या दूसरी तरफ हिंदू पक्ष रहता हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि घटना इस तरह की है कि जो कि नाबालिग किशोरी के साथ रेप का मामला है, इसलिए लोगों में गुस्सा है, उबाल है। हालांकि यहाँ पर कोई भी इस तरह का मामला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। ये दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। 29 अगस्त की एक तस्वीर, कल तोड़फोड़ हुई है, लाठीचार्ज की घटना सामने आई है, पुलिस ने सख्ती बरती है। उधर फर्रुखाबाद में दो सहेलियों की मौत पर बड़ी खबर है। फर्रुखाबाद पुलिस ने आज 2 आरोपी गिरफ्तार किए। दरअसल इल्जाम यह है कि गिरफ्तार लड़कों की लड़कियों से जान पहचान थी। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के और भी लड़कियों से बात करते थे। ये बात दोनों सहेलियों को पता चली और इसी वजह से दोनों ने खुदकुशी कर ली। पिता ने भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और आज दोनों लड़कों की कोर्ट में पेशी होगी। तो फर्रुखाबाद का यह मामला, आपको बता दें कि गिरफ्तार लड़कों की लड़कियों से जान पहचान की बात सामने आ रही है। पुलिस ने कहा है कि दोनों लड़के और लड़कियों से बात करते थे, मतलब और भी लड़कियों से संपर्क में थे। ये बात दोनों सहेलियों को जब पता चली, वो नाराज हुई और उन्होंने जान दे दी। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की दहशत अभी भी कायम है। ऑपरेशन भेड़िया जारी है। तो आज फिर से यह ऑपरेशन चलाया गया है। 2 भेड़ियों की तलाश अभी तक की जा रही है। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रही। लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। तो इलाके में दहशत का आलम है। 2 भेड़िए अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 4 भेड़िए अब तक पकड़े गए हैं। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन चली है और दहशत का आलम इस इलाके में ये कि छोटे छोटे मासूम बच्चे घर के अंदर कैद होकर रह गए हैं। उन्हें स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों को खास तौर पर ये भेड़िए निशाने पर लेते हैं, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ड्रोन की मदद ली जा रही है भेड़ियों की तलाश के लिए। बीच बीच में ये भेड़िए नजर भी आते हैं झुरमुट में छिपे हुए जंगल के बीच, लेकिन उसके बाद फिर से ये फरार हो जाते हैं। चप्पे चप्पे पर सघन जांच अभियान, तलाशी अभियान जारी है। कल भी एक भेड़िया पकड़ा गया था, चूंकि कई जगहों पर पिंजरे वगैरह भी लगाए गए हैं, तो उसमें एक भेड़िया पकड़ में आ गया था। लेकिन 2 भेड़ियों के बारे में कहा जा रहा है अभी भी कोई सुराग उनके बारे में मिल नहीं पाया है। और आइए सीधे मैं आपको ले चलता हूं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास। संजय ने इस खबर पर लगातार नजर बनाकर रखी है। आज क्या अपडेट है संजय? 2 भेड़िए जो अब तक नहीं मिले, उनके बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए अपडेट तो ये है कि पिछले 3 दिनों में भेड़िए के अटैक का कोई मामला सामने नहीं आया। ये सुखद खबर है। ये अलग बात है कि अभी भी 2 भेड़िए जिन पर आदमखोर होने का शक है, उनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जो ग्रामीण हैं वो बेहद दहशत में हैं, वो डरे हुए हैं, रात भर कॉम्बिंग करते हैं। और हैरानी की बात अखिलेश ये भी है कि जिन जगहों पर भेड़ियों का अटैक हुआ है, दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ वन विभाग की टीम लगाई गई है, वहाँ पुलिस की टीम लगाई गई है, वहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम किए हैं। लेकिन जब हम लोग रात में उन गाँवों में पहुँचे तो हमने देखा कि इन गांवों में ना तो बिजली आ रही है और ना ही हमें कोई वनकर्मी या पुलिस का सुरक्षाकर्मी वहाँ पर नजर आया। अब गांव के लोग रात में कितने एरिया को अंधेरे में कवर कर सकते हैं, ये हैरानी की बात है। बिजली ना आना संकट पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को उठा करके भेड़िया ले जा रहा है, जिस तरह से हमले कर रहा है, वो खुले में कर रहा है। अब अंदर पैक होकर के अगर वो रहते हैं ग्रामीण, तो लाइट ना आने से उनका जीवन दुश्वार हो चुका है। बहरहाल इन सब के बीच में खबर यही है कि रात भर जो कई क्षेत्र जहां पर भेड़ियों के होने की, छुपे होने की आशंका है, वहां पर ड्रोन के जरिए, थर्मल इमेजिंग कैमरे के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है, कॉम्बिंग भी की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। कल एक भेड़िया सिसैया चूड़ामणि से पकड़ा गया था, उसके बाद उसी इलाके में अन्य भेड़ियों के होने की आशंका है। तो उस पूरे इलाके में लगातार वन विभाग के लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। 2 भेड़ियों का आतंक अभी तक मंडरा रहा है। इस बीच खबर ये भी आ रही है अखिलेश, की बड़ी खबर है कि सीतापुर और लखीमपुर में भी जंगली जानवरों के हमले की सूचना है। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि वो भेड़िया है या बाघ है, लेकिन
जिन घरों में, जिन जगहों पर, जिन लोगों के साथ में ये हमले हुए हैं, उनका दावा है कि ये जंगली जानवर हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से या सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है, लेकिन इस तरह की जानकारी लगातार आ रही, चूँकि बहराइच से सटे हुए जनपद हैं, चाहे सीतापुर हो या लखीमपुर हो, ये सटे हुए जनपद हैं। और जिस तरह से यहाँ भेड़ियों को दबोचने के लिए खदेड़ा जा रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि वो दूसरे ज़िलों में, अन्य जगहों पर भी जा सकते हैं। तो बहरहाल अभी इन ज़िलों से जो सूचनाएं आ रही हैं उनकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ये जो भेड़ियों का आतंक है या जंगली जानवरों का जो आतंक है वो अब केवल बहराइच जिले तक सीमित नहीं रहा है, ये अन्य आसपास के जो जनपद हैं उन तक भी पहुंच रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है जो जानकारी संजय आप दे रहे हैं कि हो सकता है कि ये भेड़िए भागकर दूसरे जिलों में प्रवेश कर गए हो, क्योंकि यहाँ पर अब सख्ती बरती जा रही है, सघन अभियान जारी है उनको पकड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी हुई। गोरखपुर के जू में छोड़ा गया एक भेड़िया। बहराइच से पकड़े गए भेड़िए को चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया है। आज भेड़िए की जांच की जाएगी। ये देखिए, उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब ये भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया था। कुछ इस तरीके से ट्रैप में फंसा था ये पिंजरा। ये बड़ा जो आप जाला देख रहे हैं, इसे रखा गया था वहां पर, और इसके अंदर जब भेड़िया प्रवेश कर गया तो अचानक से ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। इस तरीके से धर दबोचा गया इस भेड़िए को। बहुत ही खूंखार ये भेड़िए हो चुके हैं, इंसानी खून की लत इन्हें लग चुकी है। जिस तरीके से ये इंसानों पर हमले करने लगे हैं। तो बहराइच में सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गोरखपुर में जू में इस भेड़िए को छोड़ा गया है, वहां पर इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि दो और जो भेड़िए आदमखोर बताए जा रहे हैं, खूंखार बताए जा रहे हैं, उनका कुछ अता पता नहीं लग पाया है। खूनी पंजे से सामना हो रहा है उस इलाके में लोगों का। ऐसे में जाहिर तौर पर लोग डरे सहमे घबराए हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी। संजय, धन्यवाद आपका। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया की कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोग खौफजदा हैं। अब तक भेड़ियों के हमलों में 9 लोगों की जान जा चुकी है। बहराइच के 30 गांव में भेड़ियों की दहशत है। अभी भी लोग रात भर जगकर पहरा दे रहे हैं। वहीं भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की कई टीमें बहराइच में भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई हैं। इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है और अब तक 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। 2 की तलाश जारी है। बहराइच के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार। बहराइच के दीवानपुरा गांव में जहां भेड़िए ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया, वहां खौफ के आलम को जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता श्रीवर्धन त्रिवेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त बहराइच के पास एक छोटे से गांव में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। ये कुछ 2-4 घर यहाँ पर हैं। परिवार के लोग आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। पर बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इस पूरे गांव में जब से मेरी एंट्री हुई है उससे और ठीक थोड़ा पहले से ही यहाँ बिजली नहीं है। और ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि ऐसी जगह जहाँ ये वो गांव है जहाँ एक बच्चे को भेड़िए ने उठा लिया। कौन गांव है ये? है दीवानपुरवा। दीवानपुरवा, जी जी। अच्छा, तो यहाँ आप लोग रात में ऐसी लाठी डंडे सब लेकर के? साहब आज जब से बच्चा खत्म हो गया है। ये बच्चा अयांश नाम था ना? जी हाँ, अयांश। तो ये कब, इसके साथ कब हुई ये घटना? हुआ था सर 26 तारीख। 26 तारीख। हाँ 26 तारीख को। तो कोई पुलिस प्रशासन कोई आया? कोई प्रशासन थाना खैरी घाट बगल में है, 6 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, वो आया है, बराबर ड्यूटी दे रहा है। तो रोज आते हैं? रोज डेली। तो आज अभी नहीं आया लेकिन आ रहे होंगे। अच्छा, ये बच्चे को कहाँ से ले गया था? आप दिखा रहे हैं कहाँ से लेकर गया? आइए सर। ये वो जगह है, यहाँ इस जगह पर इस खाट लगी हुई थी। उस खाट पर ये मासूम, कितने साल का था वो? 5 साल का वो मासूम नन्हा सा बच्चा सोया हुआ था और जन्माष्टमी का दिन था। और उस बाल स्वरूप को रात में आकर, रात के अंधेरे में खूंखार भेड़िए ने अपने पंजे में दबोच लिया और लेकर के अपने साथ चला गया। जाहिर सी बात है, बड़ा दुख होता है कहने में कि उसने निश्चित तौर पर मार दिया, खाया होगा, अपनी भूख मिटाई होगी और उसके शरीर के हिस्से भी ठीक से नहीं मिल पाए। अभी भी जैसा गांव वाले बता रहे हैं कि ऐसे हालात में भी इस गांव में बिजली नहीं है। ये बड़े क्षोभ का विषय है और ये दरअसल सरकार को, तंत्र को इस विषय में जागना चाहिए।
पुलिस व्यवस्था, बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं, आप पिंजरे लगवा दीजिए, जाली लगवा दीजिए, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो एक मूल आवश्यकता होती है बिजली, पानी, सड़क की, जिसमें बिजली एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस तरह के वीरान इलाकों में, सुनसान इलाकों में, अंधेरों में, जहाँ कभी भी किसी भी तरह से कोई भी जंगली जानवर आ सकता है, यहाँ निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो हमारे सहयोगी श्रीवर्धन त्रिवेदी की रिपोर्ट आपने देखी। भेड़िए के खौफ से लोग किस कदर डरे हुए हैं, इसे समझने के लिए अब आपको एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। भेड़िया दिखने की खबर पर लाठी डंडे लेकर ग्रामीण खेतों में दौड़ पड़े। 100 से ज्यादा ग्रामीण खुद ही अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। दीवानपुरा गांव में जहां 5 साल के अयांश को भेड़िया उठा लिया गया था, उस गांव में अभी अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, गांव के भीतर जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो खेत में घुस रहे हैं, शोर कर रहे हैं, जिससे कि भेड़िया बाहर निकले और ये लोग उस पर हमला करें। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये स्थिति है, ये हालत है गाँवों की, जहाँ पर जो किसान हैं वो हर छोटी बड़ी आवाज़ पर कुछ तरह दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनको ये आशंका है कि इस खेत में वो भेड़िया छुपा हो सकता है, जो लगातार छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है। इस खेत के भीतर ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है, यहाँ जहाँ से भी शोर आता है ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ से जो शोर आया था उसके बाद भेड़िए को खदेड़ने के लिए सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो खेतों में जा घुसे हैं। और कोशिश ये है कि वन विभाग या अन्य तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण खुद चाहते हैं कि वो खुद भेड़िए से दो हाथ करें और उसके आतंक का खात्मा करें। देख सकते हैं आप चारों ओर, देखिए उस तरफ दिखाइए प्रेम जी, उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान, और जहाँ से भी आवाज़ आ रही, जहाँ से भी शोर है, उस तरफ लाठी डंडे लेकर के ये ग्रामीण भाग रहे हैं। दहशत का आलम ये है। और समझिए दीवानपुरा की स्थिति कि यहाँ पर जहाँ 3 दिन पहले 5 साल के बच्चे अयांश को लेकर के और भेड़िया इन्हीं खेतों में आया था, उस गांव में बिजली तक नहीं आ रही। आप देखिए ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं कि ग्रामीणों की मनोदशा क्या है, उनको वो कितने खौफ में जी रहे हैं, वो कितने भय में हैं, और हर जगह जहाँ से भी आवाज़ आती है उधर बढ़ते हैं और आगे भेड़िए को हाँक करके दौड़ाने की कोशिश करते हैं। आप समझ सकते हैं ये इलाके में क्या हालात हैं। ये देखिए, ये गन्ने का खेत है और यहाँ जो किसान हैं ये लाठी डंडे लेकर आए हैं। हम इनसे बात कर रहे थे, तभी अचानक से लोगों ने शोर सुना। क्या तार है? तार है। देखिए इस तरफ से अब शोर आ रहा है, इस तरफ से आवाज़ आ रही है, और उधर के जो ग्रामीण हैं उन्होंने इशारा किया है कि इसी तरफ भेड़िया हो सकता है, इधर शोर है। और ये सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो इस वक्त खेतों के भीतर जाकर खुद कॉम्बिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ना कोई पुलिसकर्मी है, ना कोई वन विभाग का कर्मचारी है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है, और जहाँ से भी उन्हें कहीं भी सुगबुगाहट होती या कहीं से भी कोई इशारा होता, तुरंत सारे ग्रामीण दौड़ करके उस ओर भागते हैं। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से खबर है। प्रयागराज के अवैध मदरसों पर अब एक्शन होगा। नकली नोट छापने वाले मदरसे पर एक्शन की तैयारी है। आपको बता दें कि मदरसा चलाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने इसकी सिफारिश की है। मदरसे पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। अवैध मदरसे को सील किया जा सकता है। मदरसे में नकली नोट छापने का गोरख धंधा होता था, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको ये बता दें, प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में यह अवैध मदरसा है। इसका नाम है जामिया हबीबिया। हाल ही में यहां नकली नोट छापने का खुलासा हुआ था और अब कठोर कार्रवाई की तैयारी है। प्रयागराज में जो ये मदरसा है, इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिला अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश की गई है, अवैध मदरसा सील होगा। अवैध मदरसे को सील किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नकली नोट छापने का भी खुलासा हुआ था। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी। प्रयागराज के अवैध मदरसे पर अब एक्शन की तैयारी है। नकली नोट छापने का जब खुलासा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरती है। मदरसा चलाने वाली संस्था का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने इस मामले की सिफारिश कर दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सर, ये जिस मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, इस मदरसे का स्टेटस क्या है? क्या आप लोगों को जानकारी मिली है और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से अब की जा रही है? ये कल मुझको जानकारी प्राप्त हुई कि ये मदरसा जो है नकली नोट छापने की गतिविधियों में लिप्त था। ये पिछले जब सर्वे 2023 में हमने कराया था, उसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में ये था। मतलब अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसको कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन इसकी एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है, वो चलाती है। उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त किए जाने हेतु हमने सहायक रजिस्ट्रार फंड सोसाइटी एंड चिट फंड्स को पत्र प्रेषित किया है कि ये मदरसा गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाए। सर, जो ये लेटर आपने भेजा है, इसमें क्या रिकमेंडेशन की है और उसका आधार क्या दिया है आपने? ये सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का समाप्त करने का आधार हमारा ये है कि ये मदरसा जो है नकली नोट की छपाई में शामिल पाया गया है। नकली नोट की बरामदी इस मदरसे में की हुई है। इसका तात्पर्य ये है कि मदरसा इसमें शामिल था और ये किसी भी नकली नोट की छपाई गैर कानूनी गतिविधि है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और इसमें जो शामिल होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सब फैक्टरों को देखते हुए, इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी चिट एंड फंड से हमने अनुरोध किया है कि इनके रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर दिया। प्रयागराज के जिस मदरसे में यह गोरख धंधा चल रहा था, वहां पर हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन पहुंचे। वहां से एक रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में जामिया हबीबिया नाम के जिस मदरसे में नकली नोट छापने का कारखाना पकड़ा गया था, उसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि प्रयागराज पुलिस ने इस मदरसे में छापेमारी कर यहां पर नकली नोट छापने का कारखाना पकड़ा था। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। इसमें मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी तफसीरुल आरफीन भी शामिल है। इसके साथ साथ उसके 3 अन्य लोग भी इसमें मददगार थे। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा प्रयागराज पुलिस मदरसे से जुड़े हुए कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अगर उनकी भूमिका सामने आती है, अगर उनका कोई रोल सामने आता है, तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी, उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने यहाँ से 100 रुपए के 1300 नकली नोट बरामद किए गए थे, जिनकी कीमत तकरीबन 1,30,000 रुपए है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्कैनर पकड़ा गया था, प्रिंटर पकड़ा गया था, सेलो टेप पकड़ा गया था। प्रयागराज पुलिस ने दावा किया था कि नकली नोट छापने का काम यहाँ पर इतनी बारीकी से किया जाता था कि किसी को शक न होने पाए। आराम से 100 रुपए के नोट इस वजह से छापे जाते थे ताकि वो आसानी से बाजार में खप सकें। बहरहाल इस पूरे मामले में अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी तफ्तीश कर रहा है। अफसरों का ये कहना है कि अगर जांच के बाद पूरे मदरसे को अवैध पाया जाता है तो इसके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है, शिकंजा कसा जा सकता है, इस पूरे मदरसे को सीज किया जा सकता है। इसके अलावा इस पर बुलडोजर कार्रवाई भी मुमकिन है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिल जाए। बहरहाल जिस तरीके से मदरसे में नकली नोट छापने का कारखाना पकड़ा गया है, उसके बाद से यहाँ पर जो दूसरी एजेंसियां हैं, दूसरी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो कहने को पढ़ने लिखने की जगह और देखिए किस तरीके का गोरख धंधा चल रहा था। अब अगली खबर है, बहराइच के बाद सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक। जंगली जानवर के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ कि किस जानवर ने हमला किया है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली है खबर। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच के बाद सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक सामने आ रहा है। हालांकि ये बात भी है कि बहराइच से लगे हुए ये तमाम जिले हैं, तो सवाल ये खड़ा होगा कि जो भेड़िए वहां पर हमले कर रहे थे, जब वहां पर सख्त पहरेदारी हुई तो कहीं भागकर इन इलाकों में तो नहीं चले गए। हालांकि अभी इस बाबत कुछ पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तमाम कयास हैं। सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक सामने आ गया है। ये कौन से जानवर हैं अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। एक बुजुर्ग महिला पर इसने अटैक किया था जिनकी जान चली गई। तो बहराइच के बाद अब सीतापुर में भी लोग डरे हुए हैं, जंगली जानवरों के हमले से लोग सहमे हुए हैं। अभी खुलासा नहीं हो पाया कि किस जानवर का हमला है। तो जो खूंखार भेड़िए बहराइच में घूम रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर जब सख्ती बढ़ी है, पहरेदारी बढ़ी है, तो भागकर आसपास के जिलों में पहुंच गए हों। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो
बहराइच के बाद सीतापुर से अभी की बड़ी खबर, जंगली जानवरों का आतंक यहां भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप देखिए लाठी डंडों के साथ लोग वहां भी पहरेदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो जो तस्वीर आप बहराइच में देख रहे थे, कुछ यही आलम अब सीतापुर में। हालांकि बहराइच में तो 9 लोगों की जान ले ली थी खूंखार भेड़िए ने, जिनमें कई मासूम बच्चे थे। यहां की जो घटना है सीतापुर वाली, इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। तो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई है, पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर किस जानवर ने हमला किया। कोई जंगली जानवर ये लोग बता रहे हैं, जिसके हमले में एक महिला की जान चली गई। लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो खूंखार भेड़िए अब इधर की ओर आगे हो, चूंकि बहराइच में बहुत जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। संजय। अखिलेश, देखिए अभी आप सुन रही थी कि किस तरह से जो भेड़िए का या जंगली जानवरों का आतंक है वो न केवल बहराइच जिले तक सीमित हो रहा है, बल्कि दूसरे जो वहां पर भी लगातार इस तरह के हमलों की बात सामने आ रही है। और अब सीतापुर का जो सदरपुर इलाका है, इसके अलावा धर्मपुर और जरथरी, यहाँ पर ही जानकारी मिली है कि जंगली जानवरों ने यह हमला किया है और एक महिला को, वृद्धा को, उसको मार डाला है। तो ये बड़ी घटना है, क्योंकि बहराइच जिले में तो भेड़ियों की कॉम्बिंग की जा रही है, यहाँ भेड़िए पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो दहशत का दायरा है ये बढ़ता जा रहा है। तो अब जो अन्य जिले हैं, बहराइच के सटे जिले हैं, उनमें भी ऐसे जंगली जानवरों का आतंक व्याप्त हो गया है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वृद्धा की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे कौन जंगली जानवर हो सकता है, लेकिन परिवार के लोग ये दावा करते हैं कि ये भेड़िया हो सकता है। बहरहाल इंतजार है कि वन विभाग क्या पुष्टि करता है, क्या बात कहता है। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये जो दहशत है वो कई अन्य जिलों तक पहुंचती जा रही है। धन्यवाद संजय, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। तो सीतापुर से ये चिंता बढ़ाने वाली खबर। अब झारखंड से खबर है। झारखंड में रामदास सोरेन ने ली है मंत्री पद की शपथ। आपको बता दें कि चंपाई सोरेन की जगह मंत्री बन सकते हैं रामदास सोरेन। तो चंपाई सोरेन, जो कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो चुके हैं, आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी जगह इन्हें दी जा सकती है। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेएमएम के लिए दरअसल बड़ा झटका है चंपाई सोरेन का पार्टी छोड़ देना। तो जाहिर तौर पर उस कमी की पूर्ति के लिए अब ये पार्टी की रणनीति हो सकती है। चंपाई सोरेन की जगह अब रामदास सोरेन को मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। तो झारखंड से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली है।